हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉमैन और आप सभी लॉमैन्स का स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे डीपीएसपी मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमने इससे पहले की फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लिए थे, जिनको हिंदी में मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ बातें जानेंगे डीपीएसपी की। तो डीपीएसपी पार्ट 4 में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। और इसके अलावा इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है, और जब मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उन चीज़ों को लिख के मेंस के आंसर को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरीके से फैबियन सोशलिज्म था। ये किसने कहा था? ये आइवर जेनिंग्स ने कहा था। इसके अलावा इसको नोबल फीचर्स भी कहा गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। यहाँ पर सब लिखा हुआ है, और लेकिन वो आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन अभी मैं आपको सब समझा देता हूँ। इसको बोरो किया गया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि 1937 में बना था, तो वहाँ से बोरो किया गया था। और कॉपी इसको कहाँ से किया गया? इसको कॉपी किया गया था स्पेन से। मतलब आयरलैंड ने कॉपी किया स्पेन से, और फिर आयरलैंड से हमने बोरो किया। तो ये हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब हम बारो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने हम लोगों ने अपने तरीके से चीज़ों को अडॉप्ट किया। ठीक है, तो हो सकता है कि फिलॉसफी वही हो, लेकिन उसमें जो भी चीज़ें हैं वो इंडियन हैं, बाहर की नहीं हैं। इसके अलावा इसको हम चालू करते हैं, और उससे पहले एक बार लास्ट टाइम में हमने फंडामेंटल राइट्स किया था और अभी डीपीएसपी करने जा रहे हैं। तो एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं कि डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है। तो एक साइड जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक तरीके से निगेटिव राइट्स हैं, जबकि डीपीएसपी एक तरीके से पॉजिटिव राइट्स हैं। ठीक है, निगेटिव राइट्स फंडामेंटल राइट इसलिए हैं क्योंकि आप उसका कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, और स्टेट शैल नॉट टेक अवे स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इस तरह की चीज़ें लिखी है, मतलब बार बार बोल रहा है कि स्टेट ये काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? स्टेट कुछ करेगा, मतलब कि स्टेट मैटरनिटी लीव देगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डीपीएसपी में हैं। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा डिफरेंस हम कर लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल हैं। जस्टिसेबल मतलब इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। आप कोर्ट में जा सकते हो अगर वो राइट्स का वायलेशन हो रहा है। लेकिन डीपीएसपी में क्या है, अगर वहाँ पर कुछ भी स्टेट नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए, तो वहाँ आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, मतलब कि ये नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें हम तीसरा डिफरेंस समझते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है कि जहां फंडामेंटल राइट्स वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल के लिए है, वहीं डीपीएसपी वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी के लिए है। ठीक है, और चौथा जो डिफरेंस है, जहां जो फंडामेंटल राइट्स है वो पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स के लिए है, वहीं पर जो डीपीएसपी है ये हमारा एक तरीके से सोशल एंड इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देखता है, उनको कवर करता है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में हैं। बाकी मैं एक बार आप लोगों को लिख कर भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले चालू हम लोग करते हैं और ये चैप्टर। और एक बार बता देता हूँ कि डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी वो चीज़ है जिसके तहत जो स्टेट है वो कानून बनाता है, मतलब ये एक तरह के डायरेक्शंस हैं, और इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहा जाता था 1935 के एक्ट में। तो मतलब कि वो पहले भी था, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे उससे पहले भी ये चीज़ें थी। ठीक है,
तो हमको कहीं ना कहीं तक एक गाइडेंस वहाँ से भी मिली। तो अब हम शुरू करते हैं और एक एक जो है आर्टिकल को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं, तो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सब इसमें ये पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 to 51 है, बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 है, फैबियन सोशलिज्म आइवर जेनिंग्स ने, नोबल फीचर्स जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जो मैं अभी बता रहा था वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 बोल रहा है स्टेट एज आर्टिकल 12। तो जो हमने आर्टिकल 12 का जब चैप्टर किया था, तो जो वहाँ पर डिफिनीशन थी जो है स्टेट की, वो सेम डिफिनीशन यहाँ भी है। तो आपको अगर वो आर्टिकल 12 वाला वीडियो देखना है तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं दोबारा आर्टिकल 12 नहीं समझाऊंगा। आर्टिकल 37। तो आर्टिकल 37 के मेन पॉइंट जो हैं, एक तो नॉन जस्टिसिएबल है, मैं अभी बता चुका हूं, नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस है, ठीक है। जो भी गवर्नेंस होगी उसमें ये जो है फंडामेंटल रहेंगे। और इसके अलावा ड्यूटी ऑफ स्टेट है, मतलब कि ये जो है राज्यों का कर्तव्य है टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज। जब वो लॉ बना रहे हैं स्टेट्स, तो इनको ध्यान में रखें, या फिर पॉलिसीज बना रहे हैं तो इनको ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये जो है आर्टिकल 37 हो गया। और अब हम जो है देखते हैं, इसमें जो है हमने जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको 3 तरीके से डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो एक तो हो गया सोशलिस्ट प्रिंसिपल, फिर गांधीयन प्रिंसिपल और फिर लिबरल प्रिंसिपल्स। तो इसमें 3 में, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, लेकिन एक अपने कन्वीनियंस के लिए इसको बांटा गया है। और एग्ज़ाम में आता नहीं है, लेकिन मे भी कभी पूछ लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 38 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाएंगे जिसमें जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस हो, ठीक है। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस हो। किस लिए? टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वेलफेयर यहाँ पर कीवर्ड है, मतलब कि लोगों को किसी न किसी तरीके से लाभ पहुँचाना है इसका मकसद, ठीक है। तो वेलफेयर करना लोगों का जो है मकसद है। तो ये आप जो है प्रियम्बल में भी देख सकते हैं ये बात, कि जस्टिस किस तरह का वहाँ पर लिखा हुआ है। पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए और जो है सोशल जस्टिस होना चाहिए। वहाँ पर ये बात लिखी हुई है प्रियम्बल को। इसीलिए डीपीएसपी को कहीं ना कहीं कहते हैं डीपीएसपीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रियम्बल। ये प्रियम्बल का रिफ्लेक्शन है डीपीएसपीज, ठीक है। इसके अलावा जो इसका सेकेंड क्लॉज है 38 का, तो ये 44th अमेंडमेंट में आया था। जो सेकेंड क्लॉज है ये वाला, ये 44th अमेंडमेंट में आया था। 44th अमेंडमेंट में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। तो 44th आप जानते ही 1978 में आया था। एलिमिनेट इन इक्वालिटीज इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये पूरी तरीके से स्टेट जो है एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में। लेकिन यहाँ पर देखिए जो दूसरा है इसमें वो लिखा है मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम। तो इनकम में क्या है कि हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं भाई, किसी की इनकम ज़्यादा रहेगी किसी की कम रहेगी अकॉर्डिंग टू दियर वर्क, मतलब उनके काम के हिसाब से। तो उसको तो हम नहीं कर सकते हैं, बट हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका आर्टिकल 38 हो गया। आर्टिकल 39, तो आर्टिकल 39 5 बातों को बताता है, ठीक है। तो वो 5 डायरेक्शंस क्या स्टेट को यूज़ करने हैं उनके बारे में वो बताता है, ठीक है। तो पहला है कि एडिक्वेट लाइवलीहुड फॉर मैन एंड वुमेन, मतलब कि मैन एंड वुमेन दोनों के लिए जो है प्रॉपर एक जो है काम करने की सुविधा, या फिर मतलब कि रोजगार, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं
कि इनकम जनरेट करने की तरीके को स्टेट लाएगा। ठीक है। ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स। तो मटेरियल रिसोर्स किसके मटेरियल रिसोर्स की बात कर रहा है? कम्युनिटी की। तो जो भी मटेरियल रिसोर्स हैं वो पूरे कम्युनिटी के हैं और इसको क्या किया जाएगा? कॉमन गुड के लिए सर्व किया जाएगा। कॉमन गुड के लिए। तो जब भी कॉमन गुड की बात आएगी तो ये बी वाला ऑप्शन चलेगा। इसके अलावा सी जो है वो है नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इसमें ये देखना पड़ेगा स्टेट को कि ऐसा तो कोई कानून नहीं बन रहा है, ऐसी कोई पॉलिसीज तो नहीं बन रही है जिसके तहत किसी एक के अंडर में ही सारी वेल्थ चली जा रही है या सारी चीज़ों का जो मतलब सारे रिसोर्सेज हैं उनका उपभोग कोई एक व्यक्ति ही तो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना है जो सबको बराबर मिले। क्योंकि आप समझिए, मान लीजिए गवर्नमेंट किसी एक ऐसे बिजनेसमैन को हेल्प कर रही है, केवल वो ग्रो कर रहा है, बाकी कोई ग्रो नहीं कर रहा है, तो उससे देश का कोई फ़ायदा नहीं है। जब सब मिलजुल कर डेवलप होंगे, सबका विकास होगा, तो उससे ही देश की उन्नति होगी। जैसे कोई क्रिकेट टीम जैसे होती है या फुटबॉल टीम, और तो उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति से नहीं जीतते, सारे जितने प्लेयर हैं वो सारे जब अच्छा खेलते हैं तभी जीत पाते हैं। तो कहीं ना कहीं टीम एफर्ट होना चाहिए। वैसे ही कंट्री में भी जब सारे ही पीपल आगे बढ़ेंगे तो हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग ज़्यादा ग्रो करेंगे, कुछ लोग कम ग्रो करेंगे। ठीक है। तो वो चीज़ एक अलग बात है। लेकिन ये जो है, अब डी क्या है? इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन। तो दोनों लोगों को बराबर। अब एक ही पोस्ट पे औरत, मतलब कि औरत और आदमी दोनों काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वुमेन्स को आप कम सैलरी दे रहे हो और जो है मैन को ज़्यादा दे रहे हो। इसका अपोजिट वाइस वर्सा भी नहीं हो सकता है कि आप वुमेन्स को ज़्यादा दे रहे हो, मैन को कम दे रहे हो। तो इक्वल पे होनी चाहिए। अभी बीसीसीआई ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने क्या किया कि जो वुमेन्स प्लेयर हैं उनकी सैलरी भी जो मेंस मतलब मेल की टीम है उसके बराबर कर दिया। ठीक है। तो ये भी कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। तो जो है स्टेट ये भी देखेगा कि जब हम कोई लॉ बना रहे हैं और कोई फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ हेल्थ जो है वर्कर्स की प्रॉपर तौर पर देखी जाए और उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ के हिसाब से ही उनको जो भी मतलब रोज़गार दिया जा रहा है उसके हिसाब से दिया जाए। ठीक है। तो ये एक बात हो गई। इसके अलावा क्लॉज एफ इसका है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चाइल्ड। तो चाइल्ड का भी हेल्थ और अपॉर्चुनिटीज़ पूरी तरीके से प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो अच्छी तरीके से डेवलप कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए और चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो, जो है ये भी देखना है स्टेट को। ठीक है। ये इसमें दिया गया है। तो ये आपका आर्टिकल 39 हो गया। ठीक है। अब आया आर्टिकल 39A जो 42nd अमेंडमेंट में आया था। इसमें क्या है? फ्री लीगल एड एंड जस्टिस। ठीक है। तो इसमें एक एक्ट भी आया था, लीगल सर्विसेज एक्ट 1987। इसमें क्या है कि आपको मतलब कि आप भले अक्यूज्ड हो या विक्टिम जो भी हो, आपको जो है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको जो है वकील दिया जाएगा। ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है और मतलब ऐसा है कि मतलब कि सभी लोगों को एक न्याय का ये सिद्धांत है, मतलब नेचुरल जस्टिस का बोलेंगे सिद्धांत है कि सभी को जो है न्याय मिलना चाहिए और सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपनी बात रखने की। ठीक है। तो इसलिए ये जो है प्रोविज़न दिया गया है। कई लोग जैसे पूछते हैं कि भाई कसाब को क्यों जो है वकील दिया गया, तो भाई ये नेचुरल जस्टिस है और अगर आप नेचुरल जस्टिस को नहीं फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो है प्रॉब्लम में आ सकते हो। ठीक है। तो आज चलिए कसाब को तो सब लोग जानते हैं कि वो जो है उसने ही वो
जो है दहशतगर्दी फैलाई थी। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बेकसूर आदमी है और उसको जो है सुनने का मौका ना मिला तो आप कभी जान ही नहीं पाओगे कि सच क्या है, ठीक है। इसलिए ये जो है ये प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा जो है ये देखिए सोशलिस्ट में ये आ रहे हैं, फिर 40 जो है 40 गांधीयन में चला गया तो इसलिए 40 नहीं आया 40। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मतलब ऐसे सोशलिस्ट और गांधीयन और लिबरल करके पढ़ सकते हो, और ऐसे आप चाहो तो सीरीज से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे जा रहे हैं सोशलिस्ट के थ्रू। ये भी एक अच्छा तरीका है। थोड़ा पहले प्रॉब्लम होती है लेकिन एक बार याद हो जाएगा तो सब आसान हो जाता है। तो आर्टिकल 41 क्या बोला, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिक, ओल्ड एज एंड डिसेबल्ड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए राइट टू वर्क के लिए भी स्टेट जो है पॉलिसीज़ बनाएगी और राइट टू एजुकेशन। इसके अलावा जो है अगर कुछ केसेस हैं जैसे कोई अनएम्प्लॉयड है, हाँ, कोई सिक है और कोई ओल्ड एज में है या कोई डिसेबल्ड है, ठीक है, डिसेबल्ड मतलब अपाहिज। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, दिव्यांग भी कहते हैं तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फिर ऐसे केसेस में जो है स्टेट पब्लिक असिस्टेंट देगी। असिस्टेंस मतलब कैसे देगी, जैसे कि डिसेबल्ड्स के लिए ले लें तो गवर्नमेंट्स मतलब कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही हैं, वो कर रही हैं रैंप बनवा रही हैं, मतलब जो भी पब्लिक स्पेसेस हैं लाइक यूनिवर्सिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स, और लो फ्लोर की बसेस बनवा रही हैं। तो ये सारे काम मतलब पब्लिक असिस्टेंस के तौर पे हो रही हैं। और ओल्ड एज के लिए जो ओल्ड एज की पेंशन वगैरह दी जाती हैं और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आर्टिकल 41 हो गया तो 42 देखते हैं, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्कर्स, और उसके अलावा मैटरनिटी रिलीफ की बात। तो मतलब वर्कर्स के लिए एक तरीके से ह्यूमन को कहते हैं मतलब मानवीय। तो इस तरह की कंडीशंस दी जाएंगी जिससे वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमने आजकल देखा है कि जो बिल्डिंग्स बनती है, अपार्टमेंट्स बनते हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी किट दी जाती है कि कोई हादसा ना होने पाए। सेफ्टी किट में क्या होता है, हेलमेट वगैरह बाकी सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि कोई हादसा ना हो पाए वर्कर्स के साथ। इसके अलावा मैटरनिटी लीव है 42 में, तो 42 बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। मैटरनिटी लीव और वर्कर्स के जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन की बात कर रहा है। तो मैटरनिटी लीव क्या है, तो इसमें एक एक्ट था मैटरनिटी लीव 1961, लेकिन अभी अमेंड किया गया है 2017 में मैटरनिटी लीव को। तो मैटरनिटी लीव पहले थी जो है 12 वीक्स के लिए, अब 26 वीक्स के लिए कर दी गई है, ठीक है। तो इसमें आप मैटरनिटी लीव में जो है 26 वीक्स के लिए मैटरनिटी लीव मिलेगी, और उस दौरान मैटरनिटी लीव के दौरान इनको जो मदर है उनको पेमेंट मिलता रहेगा, ठीक है। और भी सारी प्रोविज़न्स हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी मैटरनिटी लीव के लिए, ठीक है। अगर आपको मैटरनिटी लीव वाली वीडियो, रिलीफ वाली वीडियो देखनी है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी बनाएंगे। अब 43 किया है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, ठीक है। तो पहले आप समझ लीजिए वेज कितने प्रकार की होती हैं, तो उससे आपको लिविंग वेज भी समझ में आ जाएगा कि भाई लिविंग वेज क्या है। तो वेज होती 3 प्रकार की, एक होती मिनिमम वेज, एक होती है मिनिमम वेज। तो मिनिमम वेज में क्या होता है कि जो है उसमें केवल ये है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। मतलब इसमें आपको फूड मिलेगा, क्लोथ मिलेंगे, और जो है ये आपको मतलब कि हाउस मिलेगा। इसमें बस 3 चीज़ें हैं। लेकिन जब हम फेयर वेज की ओर जाते हैं तो फेयर वेज में क्या है कि अगर मान लीजिए कि 2 फैक्ट्रीज़ हैं और दोनों में एम्प्लॉय एक ही पोस्ट पे है, तो कम से कम उसको एक जैसी ही पेमेंट दी जाएगी। और ये कहीं ना कहीं मिनिमम वेज और लिविंग वेज के बीच में आती है फेयर वेज। और उसके बाद लिविंग वेज जो है
वो केवल रोटी कपड़े मकान तक सीमित नहीं है, उसमें जो है एजुकेशन भी आ जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, रोड्स आ जाएंगी, इंश्योरेंस आ जाएगा आपका। भाई आजकल इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, इसीलिए जो है हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की है और अलग अलग स्टेट ने अलग अलग योजना लॉन्च की है, जो है लोगों को, मतलब जो भी डिसएडवांटेजेस पीपल हैं या वीकर सेक्शंस हैं उनको जो है ये इंश्योरेंस देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें और भी तरह के इंश्योरेंस हैं, ठीक है। तो अब ये जो है वो आपका लिविंग वेज फॉर वर्कर्स भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा 43A में क्या दिया गया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो ये 42nd अमेंडमेंट में आया था और इसमें क्या है कि जो है पहले जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में बहुत डिस्प्यूट होते थे, तो इसको रोकने के लिए क्या किया गया कि जो वर्कर्स हैं उनको भी जो मैनेजमेंट कमेटी उसमें शामिल कर लिया गया, जिससे कि उनकी भी से हो उस मैनेजमेंट कमेटी में। तो ये एक अच्छा स्टेप था, ठीक है। तो ये आपका हो गया सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। अब देख लेते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल में पहले है आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो गांधी जी का हमेशा सपना था जो भी डेवलपमेंट हो वो जो है गांव से शहर की तरफ आए। अब मतलब कि अगर गांव विकास करेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से पहुँचेगी, तो वहाँ पर सिंचाई वगैरह जो भी है वो प्रॉपर तरह से होगी, और जब प्रॉपर तरीके से वहाँ पर सब कुछ होगा तो अपने आप ही जो है विकास होने लगेगा। वहाँ पर अच्छे कॉलेजेस की कमी है, स्कूल्स की कमी है, अगर डेवलपमेंट वहाँ से चालू हो तो सब कुछ सही रहेगा। उसी के लिए एक स्टेप लिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि विलेज पंचायत कोई पहली बार इंडिया में नहीं बन रही, वो जो है सदियों से चली आ रही है इंडिया में। तो विलेज पंचायत, तो इसमें क्या है कि इसमें 2 एक्ट लाए गए, ठीक है। इसमें जो भी मतलब DPSP क्या है, मतलब उसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी या लॉ लाया जाता है। तो इसमें एक लॉ लाया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो उसमें जो है क्या किया गया, विलेज पंचायत को जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी गई, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हो गया, ठीक है। बाकी जब इसका चैप्टर आएगा तो फुल हम लोग करेंगे। इसके अलावा 43 है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए 43 यहाँ भी है। तो 43 पहला जो उसमें स्टेटमेंट है वो लिविंग वेज फॉर वर्कर्स है। दूसरा स्टेटमेंट जो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री आया है वो 43 का सेकंड भाग है, जो गांधीयन प्रिंसिपल में आएगा, क्योंकि वो कॉटेज इंडस्ट्री पे भी जोर देते थे, क्योंकि खुद भी वो चरखा चलाते थे और बोलते थे कि भाई जो है सबको चरखा चलाना चाहिए, और अंग्रेजी सरकार के जो कपड़े हैं, अंग्रेज लोगों के कपड़े हैं, वो नहीं पहनने चाहिए, अपने देसी कपड़े पहनने चाहिए। तो कॉटेज इंडस्ट्री को स्टेट प्रमोट करेगा इंडिविजुअल लेवल पर, I फॉर इंडिविजुअल लेवल पर, C फॉर कम्युनिटी लेवल पर, दोनों लेवल पर कॉटेज इंडस्ट्री को जो है ग्रो करेगा या प्रमोट करेगा, ठीक है। 43B, तो A जो है वो तो आ गया आपका सोशलिस्ट में, लेकिन 43B कहाँ आया, अब गांधीयन प्रिंसिपल, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 97 अमेंडमेंट 2011। तो 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनके कुछ प्रोविजंस को स्ट्रक डाउन कर दिया है। मतलब बोला कि ये जो हैं प्रोविजंस वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, क्योंकि इसको गलत तरीके से अमेंड किया गया। एक्चुअली में क्या होता है कि 3 तरह की जो है लिस्ट होती हैं, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट, और एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो आपके यूनियन या सेंट्रल लिस्ट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बनाती है, जो भी उसमें लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए गए उस पर स्टेट गवर्नमेंट बनाती, कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, लेकिन प्रिवेल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ स्टेट गवर्नमेंट के मतलब स्टेट लिस्ट में है, अंडर 7th शेड्यूल, ठीक है, वो स्टेट लिस्ट में है, लेकिन इन्होंने विदाउट टेकिंग द कंसेंट ऑफ स्टेट इन्होंने क्या किया, कानून बना दिया। तो अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई जो इसको है, जो कुछ प्रोविजंस हैं इनको पहले स्टेट के कंसेंट के थ्रू बनाया जाए, ठीक है।
बाकी यूनियन टेरिटरी में और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कोई एरिया है तो उसमें जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला वर्क कर सकता है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट वाला उसमें, तो ये एंट्री नंबर 32 में है ये चीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ स्टेट लिस्ट में है। तो ठीक है, इसको एक पास करने का तरीका है कि आप जो है मतलब पार्लियामेंट से तो पास ही करेंगे, साथ में जो है वहाँ से भी पास करेंगे, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह हैं वहाँ से भी पास करवाएंगे। तो ये तरीका होता है, और अगर हाफ ऑफ द स्टेट्स उसमें कंसेंट दे देंगे तो वो बिल पास हो जाता है। तो यही है इसका। 46 क्या है, प्रमोट द एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। तो इसमें क्या है कि वीकर सेक्शन के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करेंगे। वीकर सेक्शन लाइक SCs एंड ST, तो उन लोगों के जो भी हैं वो चीज़ें प्रमोट की जाएंगी थ्रू रिजर्वेशन एंड ऑल। ठीक है, तो ये चीज़ है। 47 क्या है, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। और इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो बैन कहाँ कहाँ पर है, बिहार में है, गुजरात में, नागालैंड में। नागालैंड में सबसे पहले 1989 में, फिर उसके बाद गुजरात में, और बिहार में तो अभी 2016 में ये बैन लगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप जो है जिन चीज़ों में अल्कोहल होती है उनको जो है परमिट नहीं कर सकते हो ड्रिंक करने के लिए, तो स्टेट यहाँ पर रोक लगाएगा। अभी मतलब कि रोक सारे स्टेट में नहीं है, लेकिन आप लगा सकते हो, क्योंकि ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। आप चाहो तो करो, आप ना चाहो तो ना करो। ठीक है, तो ये इसमें जो है ये भी एक चीज़ जोड़ी गई। और बाकी न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है, स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ बढ़ाना है, पब्लिक हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है। और आर्टिकल 43 प्रोहिबिशन ऑन स्लॉटर ऑफ काउज, तो हमें कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करना है स्लॉटर ऑफ काउज पे भी। तो ये जो है 48 में ये चीज़ भी है। ठीक है, तो ये जो है आपका गांधीयन प्रिंसिपल हो गया। अब लिबरल प्रिंसिपल्स करते हैं। आर्टिकल 44 क्या बोला, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब क्या है कि वैसे तो सब पर एक कानून लागू है, लेकिन जो मैरिज होती हैं उसके लिए जो है हिंदूज़ का एक्ट अलग है, हिंदूज़ का हिंदूज़ मैरिज एक्ट, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उन सबको एक करने की ज़रूरत है। उसी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, और अब चलते हैं 45 पे, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो 45 में क्या है, अर्ली चाइल्ड केयर और एजुकेशन की बात कर रहा है, जो 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो स्टेट ये भी प्रोवाइड करेगा। आर्टिकल 48 क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन। 48 यहाँ भी था, तो यहाँ पर केवल स्लॉटर ऑफ काउज वाला जो स्टेटमेंट हुआ था, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइंस। मतलब कि जो भी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है उसको साइंटिफिक लाइंस पे तैयार करना है। और इसके अलावा इम्प्रूविंग ब्रीड्स, तो जो भी ब्रीड्स हैं उनका भी इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो ये 48 हो गया। 48A में क्या है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री। तो ये 48A आपका आया था जो है 42nd अमेंडमेंट में। इसमें क्या है, इसमें जो है कुछ एक्ट लाए, जैसे इन्वायरमेंट के लिए जो एक्ट आया वो 1985 में आया। फॉरेस्ट के लिए कब आया, 1980 में आया। वाइल्ड लाइफ के लिए कब एक्ट आया, वाइल्ड लाइफ एक्ट आया 1972 में। और मे बी ये सबसे पहला एक्ट है जो है इन्वायरमेंट के लिए आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आर्टिकल 49 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स में एक एक्ट आया जिसको बोलते हैं एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ठीक है, 1971। तो ये जो है एक एक्ट है जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, आर्टिकल 49 को इम्प्लीमेंट करने के लिए लाया।
और आर्टिकल 50 क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो पहले क्या होता था कि जो डीएम होते थे, एसडीएम होते थे, तहसीलदार होते थे, उनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती थी, लेकिन अब वो सारी पावर्स नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी का अगर आप सेक्शन 304 पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम चीज़ लिखी है, ठीक है। तो अब वो लोग वो पावर नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए वो जुडिशरी वर्क करेगी, ठीक है। आर्टिकल 51 क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो अब ये क्या कह रहे हैं, प्रमोशन कैसे करा है, आप देख सकते हैं पंचशील सिद्धांत था हमारा, फिर नॉन अलाइनमेंट जो हमारा मूवमेंट था वो चीज़ जो हम करते आए हैं, और अभी भी जो हमारी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसमें अभी भी भारत जो है किसी के भी फेवर में नहीं खड़ा है, ठीक है, उसका अपना एक स्टैंड है और वो उसी फॉरेन पॉलिसी पे चल रहा है। तो ये आपका जो है हो गए सारे जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी थी, कुछ भी नहीं इसमें छूटा है, ठीक है। अब जो है इसके अलावा हम देख लेते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने ये नोट नहीं किया है तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये आपका हो गया। तो अब मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। जब इसके आप क्लॉजेस पढ़ेंगे बेयर एक्ट में तो वो बहुत लंबे हैं, मैंने बहुत शॉर्ट वर्जन में आपको केवल जो उसके इसेंशियल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैंने बताया, और इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, ठीक है। मेंस हो या फिर प्री हो, एक या दो से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते इससे, तो ये चीज़ है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अब बस आपको जल्दी से एक बार, तो मैंने वो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के जो डिफरेंस थे वो नहीं लिखा था, और एक कॉन्फ्लिक्ट वाला चैप्टर रह जा रहा है, जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है, तो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स और इधर लिख लेते हैं डीपीएसपी, ठीक है। इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स आपका है निगेटिव राइट, ठीक है, ये निगेटिव राइट्स और ये है पॉजिटिव राइट्स। ये है जस्टिसिएबल मतलब इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, और ये है नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। ये आपका है लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब ये स्टेट को करना ही है, ये इसकी लीगल ऑब्लिगेशन, और ये है मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये क्या है, ये है वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, और ये है वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये गारंटीड राइट्स हैं, मतलब ये मिलेंगे ही, और ये नॉन गारंटीड है। तो यही सब डिफरेंस है। और इसके अलावा जो है जो कॉन्फ्लिक्ट है डीपीएसपी में और जो है फंडामेंटल राइट्स में, उसमें कुछ केसेस हुए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें ये हुआ कि भाई डीपीएसपी प्रिवेल करेंगे या फिर फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। तो
इसमें जो है चंपकम डोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बड़े हैं डीपीएसपी से, मतलब फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। फिर केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो ये 1951, ये आपका 1973। ठीक है, इसमें भी जो है बोला गया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बराबर हैं। ठीक है, और लास्ट क्या है आपका जो है मिनर्वा मिल्स केस जो हुआ आपका 1980 में। इसमें क्या है कि इसमें बोला गया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, मतलब दोनों लोग एक दूसरे के साथ चलें, कोई किसी के मतलब कि अंडर में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स हुआ और सारे एस्पेक्ट कवर किए, और होपफुली आप प्री में भी लिख पाओगे, मतलब सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और यहाँ भी मेंस में भी आप लिख पाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।